हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस.के. सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का विस्तृत प्रश्न पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन लिंक इस वीडियो में रहेगा। आपको अगर पार्ट 1 देखना होगा तो इस लिंक को टच करेंगे तो पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। तो पार्ट 2 का वीडियो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। एक है पहला कुलक, दूसरा है ड्यूमा, तीसरा है 1900 से 1930 ईस्वी के बीच महिला कामगार, चौथा है उदारवादी, पांचवा है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। तो इन 5 बिंदुओं पर आपको टिप्पणी लिखना है संक्षेप में। आइए क्रमिक रूप से एक एक का उत्तर देते हैं। उत्तर 1 कुलक हेडिंग है, इसमें आप लिखेंगे कुलक सोवियत रूस के धनी किसान थे। कृषि के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इनका अंत कर दिया। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। 1927 से 28 ईस्वी में सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, इसलिए इन कुलकों पर 1928 ईस्वी में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे। उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो गई और अंततः स्टालिन को इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। दूसरी टिप्पणी है ड्यूमा, मोटी हेडिंग लिखेंगे। ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद थी। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे मात्र एक सलाहकार समिति में परिवर्तित कर दिया था। इसमें मात्र अनुदारवादी राजनीतिज्ञों को ही स्थान दिया गया। उदारवादियों तथा क्रांतिकारियों को इससे दूर रखा गया। तो इस प्रकार से ड्यूमा रूस की प्राचीन संसद थी। तीसरा है, मोटी हेडिंग से लिखेंगे, 1900 से 1930 ईस्वी के बीच महिला कामगार, यानी महिलाओं की क्या स्थिति रही। इसमें लिखेंगे महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला कामगार सन 1914 ईस्वी तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31% भाग बन चुकी थी, किंतु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था, अपितु उनके परिवार एवं बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। वे देश के सभी मामलों में बहुत सक्रिय थीं। प्रायः अपने साथ काम करने वाले पुरुष कामगारों को प्रेरणा भी देती थीं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। 1917 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस में सरकार बनाई। 1917 ईस्वी में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही सामान्यतः रूसी क्रांति कहा जाता है। उदाहरण के लिए लॉरेंज टेलीफोन की महिला मजदूर मार्फा वार्सिलेवा
ने बढ़ती कीमतों तथा कारखानों के मालिकों की मनमानी के विरुद्ध आवाज़ उठाई और सफल हड़ताल की। अन्य महिला मजदूरों ने भी मार्फा वार्सिलेवा का अनुसरण किया और जब तक उन्होंने रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं की तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। चौथा पॉइंट है, चौथी हेडिंग है उदारवादी। मोटी हेडिंग डालेंगे। उदारवादी में आप लिखेंगे उदारवाद एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है। इसका संबंध न किसी एक युग से है और न ही किसी सर्वमान्य व्यक्ति विशेष से। यह तो युगों युगों तथा अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोण का परिणाम है। इस विचारधारा के समर्थक प्रायः निम्न विषयों में परिवर्तन चाहते हैं। पहला पॉइंट है, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए क्योंकि समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन मात्र हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार व्यवसाय करने तथा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को आवश्यक कर ही लगाने चाहिए। चौथा पॉइंट है, नागरिकों को कानून के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए जिससे स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो सके तथा व्यक्ति का विकास तीव्र गति से संभव हो सके। पांचवा पॉइंट है, इनके अनुसार व्यक्तियों को प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं का दास नहीं बनना चाहिए। प्रगति एवं विकास के लिए यदि परंपराओं का विरोध करना पड़े तो भी करना चाहिए। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, पांचवी हेडिंग, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। मोटी हेडिंग से लिखेंगे स्टालिन का सामूहिकीकरण। इसमें लिखेंगे सन 1929 से स्टालिन के साम्यवादी दल ने सभी किसानों को सामूहिक स्रोतों कोष्टक में कोलखोज में काम करने का निर्देश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान को सामूहिक खेतों में बदल दिया गया। रूस के सभी किसान सामूहिक खेतों पर मिलजुल कर काम करते थे। कोलखोज के लाभ को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस निर्णय से नाराज किसानों ने सरकार का विरोध किया। इस विरोध को जताने के लिए वे अपने जानवरों को मारने लगे। परिणाम स्वरूप रूस में 1929 से 1931 ईस्वी के बीच जानवरों की संख्या में 1/3 की कमी आई। सरकार द्वारा सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। अनेक विरोधियों को देश से निर्वासित कर दिया गया। सामूहिकीकरण के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। दूसरी तरफ 1930 से 1933 ईस्वी के बीच खराब फसल के बाद सोवियत रूस में सबसे बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल में 40 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो इस प्रकार से स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम जो था सफल हुआ, किंतु किसानों ने इसका घोर विरोध किया और सभी किसान ये चाहते थे कि उनकी उपज का संपूर्ण हिस्सा किसानों को मिले, दूसरे लोगों में न बांटा जाए। तो आपने इस वीडियो में इतना देखा। यह विस्तृत प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे।